हेलो गाइस, मैं रत्नेश कुमार पांडे एक बार फिर से सभी का स्वागत करता हूँ। मोस्ट वेलकम टू ऑल इन माय चैनल केमिस्ट्री क्लासेस। इसके प्रीवियस क्लास में हमने आप लोगों को लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के विषय में बताया कि रासायनिक संयोग के नियम क्या हैं। फिर उसके बाद जो द्रव्य का सबसे सूक्ष्मतम कण है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स जिसे कहते हैं एटम, के विषय में अपना हाइपोथेसिस सबसे पहले जॉन डाल्टन ने दिया था। आज हम उन्हीं के कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जॉन डाल्टन्स का एटॉमिक थ्योरी। फिर उसके बाद हम लोग एटम्स, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक वेट, एम्पिरिकल फार्मूला, मोल कॉन्सेप्ट पर विचार विमर्श करेंगे। तो पहला है जॉन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, या इसको हम लिखते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या है, उसके विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे, सीखेंगे। इन 1808 डाल्टन पब्लिश्ड क्या प्रकाशित किया इन्होंने, ए न्यू सिस्टम, ए न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी, ऑफ केमिकल फिलॉसफी। in which he proposed means प्रस्तुत किया the following फर्स्ट। इन्होंने क्या बोला? फर्स्ट इन्होंने कहा मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम्स। मैटर consist of indivisible atoms। सेकेंड कॉन्सेप्ट इन्होंने क्या दिया? all the atoms of a given elements have identical
properties including identical mass। हमने पहले बताया मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजिबल एटम्स। मैटर के पास क्या है? अविभाज्य कण है, परमाणु होता है। इसके पहले हमने बताया था कि जो मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है उसे हम एटम कहते हैं। इन्होंने एटम्स को क्या बोला है? इंडिविजिबल बोला, अविभाज्य होता है। ऑल द एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास। एक ही पदार्थ के सभी जो एटम्स हैं वे क्या होते हैं? आकार, साइज और प्रॉपर्टी में समान होते हैं। एटम्स ऑफ, इसी में है एटम्स ऑफ डिफरेंट elements differ in mass, भिन्न भिन्न पदार्थों के जो एटम्स हैं वह साइज, आकार और गुणों में क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। थर्ड कॉन्सेप्ट इनका था कंपाउंड्स आर फॉर्म। कंपाउंड्स आर फॉर्म when atoms of different elements combine in a fixed ratio, मीन्स भिन्न भिन्न एटम्स क्या होते हैं? एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर कंपाउंड्स का निर्माण करते हैं। ये कंपाउंड्स को फॉर्म करते हैं। फिर फोर कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया कि केमिकल रिएक्शंस involve reorganization reorganizations of atoms. These are neither created nor destroyed
in a chemical reactions। इन्होंने कहा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो एटम होता है, और एटम को नाइदर क्रिएट, न तो उत्पन्न किया जा सकता है न तो नष्ट किया जा सकता है। और डाल्टन्स थियरी, इसके मेरिट भी रहे। डाल्टन्स थियरी कुड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। लेकिन एक नियम को, जैसा हमने आप लोगों को बताया था कि जो यह सिद्धांत है या जॉन डाल्टन का जो सिद्धांत है, गै-लुसाक के नियम की व्याख्या करने में असमर्थ हो जाता है। वह उस नियम की व्याख्या नहीं कर पाया। फिर उसके बाद है किसी अणु में परमाणुओं को परस्पर बांधने वाले बल की प्रकृति की व्याख्या करने में यह सिद्धांत असमर्थ रहा, क्योंकि उस समय इलेक्ट्रॉन या केमिकल बॉन्डिंग के विषय में जानकारी नहीं थी। यह सिद्धांत इस तथ्य की व्याख्या करने में भी असमर्थ है कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में क्यों नहीं रह सकता तथा अणु मुक्त अवस्था में क्यों रह सकता है। तो इन सिद्धांतों से क्या हो गया, इन सिद्धांतों की व्याख्या करने में जॉन डाल्टन असफल रहे। फिर हमने कहा कि सन 1896 में जे थॉमसन और 1886 में गोल्डस्टीन और 1932 में चैडविक ने क्या किया, न्यूट्रॉन की खोज की। क्रमशः इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज की, जिसके पश्चात इनके परमाणु सिद्धांत में क्या किया गया, संशोधन किया गया। गलत नहीं सिद्ध किया गया, बल्कि संशोधन किया गया, क्योंकि यह सिद्धांत पूरे 1 साल तक एक शताब्दी तक फॉलो रहा। इसलिए इस सिद्धांत को उन्होंने गलत नहीं किया, बल्कि इसमें संशोधन किया। क्या संशोधन किया, उन्होंने बताया कि यह जो इनडिविजिबल शब्द है, यहाँ पर इन्होंने डिविजिबल बोल दिया कि नहीं, वह जब मूल कणों से मिलकर बना है तो उसमें वह विभाजित किया जा सकता है। फिर उसके पश्चात इन्होंने कहा था कि एक ही तत्व के सभी एटम्स क्या होते हैं, प्रॉपर्टी, आकार में और वॉल्यूम, आयतन, उनका क्या होता है, समान होता है। गुणधर्म में क्या होते हैं, समानता पाई जाती है। लेकिन यह बात समस्थानिकों के लिए सही नहीं है। उन्होंने बाद में संशोधित रूप से कहा, जब समस्थानिक की खोज की, जैसे कार्बन के 2 समस्थानिक या हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, तो इन समस्थानिकों को देखकर उन्होंने वहाँ पर यह बताया कि एक ही तत्व के परमाणु भिन्न आकार और गुण वाले हो सकते हैं। और समभारिकों को देखा, समभारिक यानी जिनकी परमाणु भार क्या हो, समान हो, परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो। तो उन्होंने कहा कि भिन्न भिन्न तत्वों के भी परमाणु क्या हो सकते हैं, गुणों में समानता रह सकते हैं, समान आकार आकृति की हो सकते हैं। तो इस प्रकार से उसमें क्या किया गया, संशोधन किया गया जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी में। और इस एटॉमिक थ्योरी को हम कह सकते हैं यह एटॉमिक स्ट्रक्चर का आधार है, क्योंकि एटम्स के विषय में सबसे
पहला जानकारी जॉन डाल्टन्स के द्वारा ही दिया गया। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि एटम्स क्या है। एटम्स किसी भी मैटर का क्या होता है, मैटर द्रव्य के विषय में आप लोग पढ़े का ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, सबसे छोटा पार्टिकल्स क्या है, एटम्स है। तो किसी भी एटम्स को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, सबसे पहले हमने कहा नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। तो यहाँ पर नाइट्रोजन में क्या होता है, बेस पर ऐसे हमने कहा था एक नंबर लिखते हैं और इसके हेड पर भी एक नंबर लिख देते हैं। इसी प्रकार ऑक्सीजन की बेस पर एक नंबर लिखा रहता है, इसके हेड पर भी एक नंबर लिखा रहता है। हाइड्रोजन की बेस पर एक नंबर होता है, एक हेड पर होता है। तो यह क्या है, सिंबल के द्वारा किसी भी एटम्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। हमने कहा बहुत सारे एटम्स हैं, लगभग जितने एलिमेंट को और एटम्स को हम डिफाइन कर चुके हैं कि यह मैटर का क्या है, प्योर सब्सटेंस होता है। प्योर सब्सटेंस इसके विषय में हम पढ़ चुके हैं, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस। तो इसमें इम्प्योर सब्सटेंस में आपका आया था एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो ये दोनों क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस होते हैं। तो किसी भी एलिमेंट को आप जब भी रिप्रेजेंट करते हो, ये एटम्स हो गया या एलिमेंट का सिंबल यूज़ करते हुए हम उसको इस प्रकार से एटम्स कर सकते हैं, एलिमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसके प्रत्येक भाग का गुणधर्म क्या होता है, समान होता है। तो यहाँ पर यह एटॉमिक नंबर है। नीचे वाला बेस का नंबर क्या बोला जाता है, एटॉमिक नंबर। ऊपर का नंबर क्या बोला जाता है, मास नंबर बोला जाता है। तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर जैसे हमने कहा एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का कितना है, 7 है। तो इसके पहले हमने बताया था कि किसी भी एटम्स का जो नेचर होता है कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। हालांकि डाल्टन के समय क्या था, इसके अवयवी कणों के बारे में जानकारी नहीं थी और अवयवी कणों के बारे में जानकारी नहीं थी। और बाद में जब इसमें संशोधन किया गया तो उसमें इन कणों के विषय में बताया गया कि यह जो एटम्स है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो एटॉमिक नंबर यदि आपको 7 मालूम है तो इस एटॉमिक नंबर के द्वारा आप उस एटम के इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या के इक्वल होता है। ये पॉजिटिव पार्टिकल्स है और ये क्या है, नेगेटिव पार्टिकल्स होता है। दोनों की संख्या इक्वल होनी चाहिए, यानी इसका एटॉमिक नंबर यदि आपको मालूम है, किसी भी एटम्स का एटॉमिक नंबर मालूम है, तो आप जितना एटॉमिक नंबर रहेगा उतना ही कहोगे कि उतना ही इलेक्ट्रॉन है, उतना ही प्रोटॉन है। ओके। और जो एटॉमिक मास नंबर होता है, जैसे हमने कहा मास नंबर में क्या आता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन।
इन तीनों को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। लेकिन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है सबसे कम होता है। सबसे छोटा मास किसका है, इलेक्ट्रॉन का मास है। तो हम क्या करते हैं, इसको निगलेक्ट भी कर देंगे तो कोई मान में अंतर आने वाला नहीं है। तो जब भी आपको एटॉमिक मास निकालने के लिए बोला जाए तो हम क्या करते हैं, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, 6 हैं, 7 हैं, जैसे इसमें 7 है, 7 से इलेक्ट्रॉन के मास में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 मल्टीप्लाइड विथ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसी प्रकार कितने प्रोटॉन हैं, 7, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं। ये 7 हो गया, 7 मल्टीप्लाइड विथ जो भी है मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास जो होता है, और फिर प्लस जो भी नंबर है, जैसे 14 है तो 14 में कितने न्यूट्रॉन होंगे, तो न्यूट्रॉन की संख्या भी क्या हो जाएगी, 7 ही हो जाएगी। तो नंबर मल्टीप्लाइड विथ मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के मास से आप इसको क्या करोगे, इस संख्या को मल्टीप्लाई कर दोगे और सबको टोटल कर दोगे, तो जो आएगा मास वह एटॉमिक मास यूनिट में, एटॉमिक मास यूनिट में क्या किया जाएगा, लिखा जाता है, और यह लगभग इतने के बराबर होगा। तो इसमें से हम मास इलेक्ट्रॉन का इसलिए निकाल देते हैं कि इस मास को ऐड करने से कोई मान में इफेक्ट नहीं होता है। तो फिलहाल ये सब विषयों पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि हमको डिटेल में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना है। फिर एटॉमिक वेट, इस प्रकार से हम एटॉमिक वेट की गणना कर लेते हैं। एटॉमिक मास यूनिट में देखते हैं, ये यूनिट होता है, जैसे एटॉमिक मास यूनिट के विषय में जब भी आपसे बात किया जाएगा कि एटॉमिक मास यूनिट क्या है, तो एटॉमिक मास यूनिट के विषय में बताया गया कि 1 एटॉमिक मास यूनिट, 1 एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू क्या होता है, 1/12 मल्टीप्लाइड विथ कार्बन 12, कार्बन 12 की एक परमाणु का भार, वेट ऑफ 1 एटम। कार्बन 12 का इसे भी लिख सकते हैं कि एक परमाणु का भार, और यह लगभग होता है आपका 1.660 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम की, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, एटम्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका आपने देखा, कैसे किसी एटम्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, मेनली यही आता है। और यहाँ पर जो मोल कॉन्सेप्ट बताया गया एटम्स के विषय में, देखिए मोल कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, मोल कॉन्सेप्ट के विषय में भी आप लोग जानिएगा। मोल कॉन्सेप्ट, ये मोल कॉन्सेप्ट क्या है, मोल कॉन्सेप्ट, इसके विषय में हमने अपने थियरी क्लास में बताया था कि मोल कॉन्सेप्ट, जिसमें हम क्या करते हैं, जो छोटे कण स्मॉल पार्टिकल्स हैं उसको एज ए क्या करते हैं, बड़े फार्म में ले लेते हैं। जैसे हमको कह दिया जाए 1 डोजन क्या है, पेन, 1 डोजन इक्वल टू 12 पेन।
का प्राइस दिया है 24 रुपीज़, है ना। तो हम क्या करते हैं, अधिक से कम, यदि हमको अब एक पेन के विषय में जानकारी लेना है तो हम कह देंगे कि एक पेन का प्राइस कितना हो जाएगा, 2 रुपये हो जाएगा। कैसे आया, उसी प्रकार जो मोल कॉन्सेप्ट है, यह मोल कॉन्सेप्ट क्या है, पदार्थ को जो मेजर करने का तरीका है, मेजर करने का यूनिट बनाया गया, ऐसा यूनिट उसे मोल कहा गया। तो इसके विषय में, मोल कॉन्सेप्ट के विषय में अवोगाद्रो ने बताया था सबसे पहले, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इसको लिख सकते हो, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर extremely small in size। बताया था हमने कि एटम और मॉलिक्यूल की साइज बहुत छोटे होते हैं। एंड देयर नंबर in even a small amount of any substance is really very large, किसी भी सब्सटेंस में इनकी संख्या क्या होती है, बहुत अधिक होती है। टू हैंडल such large numbers a unit of similar magnitudes is required. Magnitude is required. Just as we denote one dozen for 12 times. Score for 20 item. Score for 20 items. Gross for 144 items.
items. We use we use the idea of mole to count count entities at the microscopic level. Atoms, for example, atoms, molecules, particles, electrons, आयंस, हर छोटी चीज़ दिखने वाली जो है उसको हमने बड़े क्वांटिटी में चेंज कर दिया ETC। जैसे हमने बताया कि 12 दर्जन, 1 दर्जन मीन्स क्या होता है 12 पेन हो कुछ भी हो, उसका यदि प्राइस आपको मालूम है तो एक का निकाल सकते हो। वैसे मोल को कर दिया गया कि अब पदार्थ को आप एक अणु नहीं कहोगे, एक आयन नहीं कहोगे, एक इलेक्ट्रॉन नहीं कहोगे, एक मोल कहोगे। और मोल में क्या हुआ, संख्या को फिक्स्ड कर दिया गया कि इतने संख्या यदि इलेक्ट्रॉन की रहेगी, प्रोटॉन की रहेगी, आयन की रहेगी, पार्टिकल की रहेगी तो उसको हम 1 मोल बोलेंगे। तो 1 मोल का मास निकाल के हम क्या करते हैं, एक एटम्स, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। जब आपको मालूम है कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स को का मास इतना है तो एक एटम का मास निकाल लोगे। अधिक से कम को ज्ञात करते हैं, वही बात यहाँ पर है। तो इन SI सिस्टम क्या बोला गया, मोल। SI सिस्टम में पदार्थ की मात्रा को मेजर करने का यूनिट क्या निर्धारित किया गया। देखो कोई भी मापन है उसको मानक माना गया, उसी प्रकार पदार्थ की मात्रा को मेजर करने के लिए मोल को माना गया कि इसका यूनिट क्या होगा, इसमें हम मोल में मेजर करेंगे। सिंबल मोल, MOL, इसका सिंबल क्या होता है, सिंबल इसका आप लोग जैसे सिंबल ऑक्सीजन कहते हो O है ना, हाइड्रोजन को कहते हो H, इसी प्रकार इसका सिंबल क्या है, मोल, बस MOL लिखोगे। वाज इंट्रोड्यूस परिचित कराता है इंट्रोड्यूस्ड एज सेवेंथ बेस क्वांटिटी, बेस quantity for the amount of a substance, for the amount of a substance
तो 1 mole is the amount of a substance that contains as many particles or entities as there are atoms in exactly 12 gram or 0.012 kg of the कार्बन 12 आइसोटोप्स के विषय में बताया हमने। क्या होता है आइसोटोप्स? एटॉमिक नंबर क्या होता है? सेम होता है, लेकिन एटॉमिक मास क्या होता है? डिफरेंट होता है। जैसे कार्बन 13 भी होता है और 12 भी होता है, जो भी है। हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, टाइट्रियम की बात करते हो तो आइसोटोप हैं। तो इसमें मानक मान लिया गया कि इतने जो कार्बन 12 का जो द्रव्यमान है, मास है, उसके परमाणुओं की जो संख्या होती है उसमें, जैसे कार्बन 12 की हमने कहा 1 मोल माना गया इसमें, और उसमें माना गया कि 1 मोल कार्बन 12 के परमाणुओं की संख्या कितनी है? 6.022137 इंटू 10⁻23 एटम्स। 1 मोल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या इतनी है। इसको सुविधा के लिए हम क्या करते हैं, 6.022 लिख देते हैं इंटू 10⁻23। तो उस समय की जो प्रारंभिक तत्व, ज्ञात तत्व थे, उसकी बेसिस पर क्या किया गया, मानक माना गया कि 1 मोल की बात करोगे, 1 मोल कार्बन बोलोगे तो कार्बन के कितने एटम्स आएंगे, इतने एटम्स परमाणु उसमें इंक्लूड होंगे। तो 1 मोल का भार दे रहा है इतना, है ना। 12 ग्राम कह रहा है कि कार्बन 12 के 1 मोल का जो परमाणु भार है 12 है, तो उसमें परमाणुओं की संख्या कितनी है? तो आप कहते हो 6.022 इंटू 10⁻23, क्योंकि 1 मोल की बात कही गई। तो कार्बन 12 के 1 परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा? तो कार्बन 12 के 1 परमाणु का द्रव्यमान के 1 परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करते हो। परमाणु का द्रव्यमान, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, ऐसे लिखो, मास ऑफ 1 एटम्स
ऑफ कार्बन 12। तो कितना हो जाएगा, तो इतने का मास कितना है आपका, तो 12 ग्राम है, तो 12 ऊपर लिख दिया और उससे हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया इतने अणुओं की संख्या को 6.022 इंटू 10⁻23 से। अब क्या आएगा आपका, एक परमाणु का भार आएगा, कितना आएगा 1.993 इंटू 10⁻23 ग्राम आ जाएगा। अब एक एटम्स का भार आपने निकाल लिया। तो इसी प्रकार से पहले स्टैंडर्ड मानक माना गया, उसकी बेसिस पर सारे फार्मूले तैयार किए गए। तो एक मोल का भार आपने कहा 12 ग्राम है, ग्राम बोल दिया, ठीक है। तो एक मोल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, इतना होता है। तो इतने परमाणुओं का भार इतना है, तो एक परमाणु का भार क्या हो जाएगा 1.99 इंटू 10 के पावर, ये मानक माना गया। और उसी बेसिस पर बताया गया कि वन एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू क्या होता है 1/12 मल्टीप्लाइड विथ कार्बन 12 की एक परमाणु का भार, मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 एटम, ये मानक माना गया है सब। तो 1 एटम का मास कितना आपने निकाला, तो 1/12 कर दोगे मल्टीप्लाइड विथ, अभी आपने 1 एटम का मास निकाला 1993 इंटू 10 के पावर -23, और आपका आ जाएगा क्या 1.660 इंटू 10 के पावर -24 ग्राम आएगा एक एटम्स का। इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, एटॉमिक मास यूनिट में, ठीक, कि इतना ग्राम बराबर 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है। तो इसी संख्या को जो आपने निकाला है, ये संख्या जो है, इसी को क्या बोला जाता है, अवोगाद्रो कांस्टेंट बोला जाता है। अवोगाद्रो क्या बोलते हो बच्चों, अवोगाद्रो। दिस नंबर ऑफ एंटिटीज इन 1 मोल इज सो इम्पॉर्टेंट दैट इज गिवन ए separate name and symbol. It is known as Avogadro constant. Avogadro कांस्टेंट, इसी नंबर को अवोगाद्रो कांस्टेंट बोला जाता है। ये वाला नंबर जो है, इसको आप अवोगाद्रो कांस्टेंट। और मूल कॉन्सेप्ट किसने दिया, अवोगाद्रो ने ही दिया, कि जब हमको छोटी चीज़ दिख नहीं रही है तो हम उसका कुछ अमाउंट बढ़ा दें, उसी अनुपात में, जिस अनुपात में है उसी अनुपात में। यदि एक संबंधित 2 का अनुपात है, तो यदि पहले को 5 ग्राम करोगे तो दूसरा क्या हो जाएगा 10 ग्राम हो जाएगा। तो उस बेसिस पर इतने, एक मोल को इतने परमाणु एटम्स की संख्या के बराबर माना गया। एक मोल इलेक्ट्रॉन बोला जाए तो आप कहोगे इतने इलेक्ट्रॉन, एक मोल प्रोटॉन बोला जाए तो ये जो कांस्टेंट संख्या है इसी के मान के बराबर होता है। इस प्रकार से हम लार्ज थोड़ा बड़ा करके उसको हम क्या करते हैं, उससे स्मॉल क्वांटिटी को मेज़र करते हैं। ये तरीका है। जैसे 12 का दाम आपको मालूम है तो आप 1 का दाम निकाल सकते हो। इसी प्रकार इतने परमाणुओं का जब आपको भार मालूम है तो उस बेसिस पर आप एक परमाणु की भार की गणना कर सकते हैं। यही मूल कॉन्सेप्ट है कि आप एक अणु की बात नहीं करोगे, 1 ग्राम की 2 परमाणु की बात नहीं करोगे, 5 परमाणु की बात नहीं करोगे, बल्कि अब इतने परमाणुओं के संख्या को देखोगे, जिसे क्या बोला गया अवोगाद्रो कॉन्सेप्ट। यह उन्हीं का कॉन्सेप्ट है। इसका यूज़ हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक्स प्रिंसिपल जब भी पढ़ते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक सिद्धांत के बारे में, कि स्टोइकियोमेट्रिक सिद्धांत क्या है, उसमें यह बताया जाता है आप लोगों को कि जो स्टोइकियोमेट्रिक सिद्धांत है वह
भार भार संबंधित, भार आयतन संबंधित तथा आयतन आयतन संबंधित गणनाओं को सरल रूप से व्यक्त करने के लिए स्टोइचियोमेट्रिक लिखेंगे। देखिए इस क्या लिखते हैं उसको, स्टोइचियोमेट्री, स्टोइचियोमेट्री। यह सिद्धांत आता है, जैसे हमने कहा कि वन अणु है ना, जैसे ये रिएक्शन लिख दिया 2s2 प्लस O2, यहाँ पर हमको मिला 2s2 वाटर मिल गया। तो यहाँ पर या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं s2 प्लस हाफ O2, है ना, यह भी 2s2 देगा। तो यहाँ पर हमने कहा जैसे दो अणु हाइड्रोजन का एक अणु ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होता है तो दो अणु वाटर का निर्माण होता है। अब इसी को मोल में कंसेप्ट कर दो कि 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड करके 2 मोल वाटर का निर्माण करता है। अधिक से कम की तरफ जाएंगे हम लोग, और 1 मोल का आयतन स्टोइकियोमेट्रिक सिद्धांत में बताया गया कि 1 मोल वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, 1 मोल का आयतन कितने के बराबर होता है, STP पर 22.4 लीटर। क्या बोलोगे, 1 मोल का आयतन कितने के बराबर होता है, STP पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, STP पर 22.4 लीटर के बराबर होता है। ये फिक्स्ड हो गया। और हम मापन में बताए थे कि हम क्या करते हैं, एक फिक्स संख्या के साथ ही कन्वर्जन करते हैं। बड़े को छोटे में कन्वर्ट करना होता है, छोटे को बड़े में कन्वर्ट करना होता है। तो इस प्रकार से हम इसमें प्रक्रियाएं करते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका क्या आता है,